यही सवाल हम पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में प्रभात झा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ जाएंगे और संघ के आइडियोलॉग राकेश सिन्हा स्टूडियो में कुछ ही देर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले राशिद अल्वी साहब आपके पास आते हुए, क्या समझ में आ रहा है फिलहाल जो संकेत दिख रहे हैं, क्या वाकई आने वाले वक्त में संघ हावी हो सकता है? देखिए, अगर आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी पे हावी होगा या नहीं होगा, तो आरएसएस तो हमेशा बीजेपी पे हावी रहता है। बीजेपी आरएसएस की ही एक शाखा है। आरएसएस मदर उसका ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का। फैसले आरएसएस करता है। और ये बात मैंने आप ही के चैनल पे कही थी कि जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष बने, शायद बीजेपी का वर्कर्स भी नहीं जानता था कि नितिन गडकरी जी कौन। आरएसएस ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे माना और उनको अध्यक्ष बनाया। और ये तो अभी आप भूली भी नहीं होंगी कि आरएसएस के प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जी कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है और बीजेपी को आदेश दे दिया है। मुझे ये लफ्ज याद है, बीजेपी को आदेश दे दिया है कि उनके नाम की घोषणा कर दें। और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस पर मोहर लगा दी और उनके नाम का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर से आरएसएस डोमिनेट करेगा। आज सारे नेता आरएसएस के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। हर आदमी जिसे ये कुछ चाहिए बीजेपी से, वो वहां जा रहा है मिलने के लिए। ये तो सारा देश देख रहा है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात झा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले प्रभात झा जी के पास चलते हैं, तब तक राकेश जी की आवाज भी थ्रू हो जाएगी। प्रभात झा साहब, बैठकों का दौर जो चल रहा है बीते दिन से देखा जा रहा है, पहले संघ प्रमुख दिल्ली में आए और उसके बाद से राजनाथ सिंह से आज सुरेश सोनी जी की मुलाकात हुई, रामलाल जी वहां पर बैठे थे और सौगान सिंह साहब। ये कुल मिलाकर जो अब बनता हुआ दिख रहा है वो यही ना कि संघ तय करेगा, बीजेपी मानेगी? ये आपका कहना हो सकता है और राशिद अल्वी साहब का कहना हो सकता है। मैं राशिद अल्वी साहब से वो तारीख और वो समय जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने एक झूठ अभी कहा है कि आरएसएस ने घोषणा की, राम माधव ने, कि हमारे प्रधानमंत्री ये होंगे। ऐसा कभी नहीं कहा गया। ये एकदम नितांत झूठ है और एक झूठ को बहुत सलीके से राशिद भाई ने कहने की कोशिश की है। आरएसएस अपना काम करता है, लोगों के मिलने जुलने पर रोक नहीं है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी मातृ संस्था का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हम संघ के स्वयंसेवक हैं। यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हमारा आना जाना, उनसे मिलना जुलना, हमारा संबंध, हम उनकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, बहस करते हैं, ये सारी चीजें चलती है। और ये सन 1951 में 21 अक्टूबर को जब जनसंघ का जन्म हुआ था तब से लेकर चल रहा है और कांग्रेस के लोग ये पाठ पढ़ते रहे हैं, ये सुनाते रहे हैं देश को और ये कोई नई बात नहीं है, ना आपका कोई नया सवाल है। जी, आज गुरेज नहीं है लेकिन कल नहीं होगा, नरेंद्र मोदी को नहीं होगा गुरेज कहने में, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि गुजरात उदाहरण है। और इसीलिए राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, जिस राजनीतिक जमीन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उछलती और खुश नजर आ रही है उसकी नींव आरएसएस में है। क्या अपना हिस्सा मांगने पर अब उतारू है आरएसएस, जो मेहनत हुई है मोदी के पीछे? देखिए, जो संपूर्ण होता है वो अपने आधे से हिस्सा नहीं मांगता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो संबंध है, जो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही इसी बात पर हुआ था 1980 में, जब जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा और जनसंघ के लोगों से कहा गया कि आप संघ से संबंध तोड़ लीजिए। तो सत्ता को त्याग करके अपने सांस्कृतिक संगठन, मातृ संगठन से संबंध बनाए रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, तमाम नेताओं ने निर्णय लिया कि हम फिर से जनता पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे। एक, मैं राशिद अल्वी से पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल क्या पदों को मांगने जाते थे? आज आरएसएस की स्थिति वही है। सरसंघ चालक के पास यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाता है, मैं तो चाहूँगा कि सोनिया गांधी भी जाए, मैं चाहता हूं कि प्रकाश कारात भी जाए। संघ इन सभी संगठनों से ऊपर उठना चाहता है। आप सेकुलरवाद के नारे के द्वारा संघ को उठने नहीं दे रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कल अनेक पार्टियां भी संघ से समर्थन लेने, गाइडेंस लेने उसी रास्ते पर जाएंगी और आपको बाध्य होना पड़ेगा। जिस ढंग से कांग्रेस की हालत हो गई है, विचार शून्यता। एक बात मैं अंजना जी यहां जोड़ना चाहता हूं, यह देश
नेतृत्व शून्यता से गुजर रहा था प्रधानमंत्री के होते हुए भी। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन जगहों पर अधिक गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट और सीटों की उम्मीद नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों में नरेंद्र मोदी की कितनी सभाएं हुई। चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को संदेश देने के लिए भारत की संप्रभुता का की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान विपक्ष का होकर दिया और नेतृत्व शून्यता को भरने की कोशिश की। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद, अरुणाचल में भाषण के बाद चीन को रिएक्ट करना पड़ा। पाकिस्तान के भारत की सीमा पर पटाखे छूटने बंद हो गए 4-5 महीने से, और अमेरिका को अपने राजदूत को भारत से वापस बुलाना पड़ा। ये 3.5 घंटे चली जो बैठक जी, उसमें क्या मौसम पर बात हुई होगी? नहीं, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के विषय आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक असाधारण परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, कांग्रेस को 60 साल से शासन करने वाली पार्टी को हाशिए पर डाल रही है। इस असाधारण परिवर्तन में असाधारण रूप से जनता की अपेक्षा को कैसे पूरा किया जाए, यह विषय है। मंत्रिमंडल में कैसे लोग हों, यह विषय हो। बैठक में होना, राजनाथ जी तो खैर बीजेपी अध्यक्ष है तो उनसे बैठक समझ में आती है, क्या मंत्री कौन हो और कहां पर हो, यह भी काम संघ का है, इस पर चर्चा हुई होगी? एक बात जान लीजिए, अगर पार्टी, मैं इसको अन्यथा नहीं मानता हूं, ऐसा हो रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की योग्यता, कई योग्यों के बीच में से किसी खास योग्य को चुनना हो, यदि विचार विमर्श सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से हो, तो यह भी कोई अन्यथा लेने की बात नहीं है, इसमें कोई हिचकना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता, यदि कर रहा हूं, यदि ऐसा होता भी है, अन्यथा नहीं है। लेकिन संघ व्यक्तिगत रूप से मंत्री कौन बने नहीं बने यह संघ का विषय नहीं है। फिर 10 जनपद और नागपुर में फर्क क्या रहा? हाँ, मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं। 10 जनपद में फर्क क्या है कि एक कमरे के अंदर लोग आते हैं, नतमस्तक होते हैं, मैडम जो कहती हैं वो सब स्वीकार करते हैं, ताली बजाकर जाते हैं, जैसे माओ और स्टालिन के समय में होता था। हाँ। संघ में आज राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर सुषमा जी के यहाँ जा रहे हैं, उमा जी 4 जगहों पर जा रही है। विचार विमर्श और संवाद की प्रक्रिया लोकतंत्र की खूबसूरती और श्रृंगार है। जब इस खूबसूरती और श्रृंगार को आप उतार देते हैं तो वह बदसूरत लोकतंत्र हो जाता है। कांग्रेस ने इस लोकतंत्र को बदसूरत करने का काम किया और पहली बार संसदीय जनतंत्र अपनी खूबसूरती और श्रृंगार के साथ भारतीय राजनीति के मंच पर दिखाई पड़ रही है, सुशोभित हो रही है। राशिद अलवी जी। जी देखिए, मैं कहूंगा, मुझे ये बात अच्छी लगी इनकी कि सन 80 में आरएसएस ने कहा कि अलहदा हो जाओ और अपनी पार्टी अलहदा बना लो, और भारतीय जनता पार्टी बन गई। इनके इस जुमले से ही आप अंदाजा कर लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ता है। और मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है, बीजेपी के नेताओं को छोड़ दीजिए, वो तो हमेशा यही बात करते हैं, बल्कि ये ज्यादा रियलिस्टिक बात कर रहे हैं राकेश जी आरएसएस के मामले में। आपका जो भी विचार है उस विचार को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या कोई गिल्टी कॉन्शियस है? अरे कहिए देश के सामने कि आरएसएस फैसले करेगा, कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा, इसका फैसला आरएसएस करेगा। आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की। जिस विचार पे आपका भरोसा है, जिस विचार पे आपका ईमान है, मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए, जिस विचार पे आपका ईमान है उस विचार से डरते क्यों हैं, छुपते क्यों हैं? आप कहिए कि हाँ आरएसएस की विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी हमने ही, आरएसएस ने पैदा किया है और बीजेपी वो करेगा जो हम चाहेंगे। आज सारे लोग गुजरात जा रहे हैं मशवरा करने के लिए, बीजेपी का अध्यक्ष वहां जा रहा है, या तो नरेंद्र मोदी जी के पास या आरएसएस के पास, और बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि फैसले में पता नहीं क्या हो जाएगा। मुरली मनोहर जोशी जैसा सीनियर आदमी, अडवाणी जी जैसा सीनियर आदमी, फैसला कौन करेगा? या तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे या आरएसएस करेगी। राशिद भाई, राशिद भाई मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। प्रभात झा जी ने साफ साफ तौर पे जो बातें कही उसमें साफ उन्होंने कर दिया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और संघ का संबंध एक सेटल फैक्ट है, उसको आप अनसेटल क्यों कर रहे हैं? जनसंघ का निर्माण उन्होंने कहा 50 में जब हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, संघ का सहयोग था, वैचारिक एक विचार परिवार के हम अंग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सामान्य कार्यकर्ता कहता है, इसको कौतूहल का विषय मत बनाइए। मैं जो बात यहाँ एक जोड़ना चाहता हूँ
कि आप कहते राजनाथ सिंह अहमदाबाद गए तो कोई अनोखी बात हो गई। यदि मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सरसंघ चालक मेरे जैसे कार्यकर्ता या प्रभात जी जैसे कार्यकर्ता के घर पर आ गए तो क्या हम शक्ति के केंद्र बन गए? सरसंघचालक जी का अपमान हो गया। आप इस परिवार व्यवस्था को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक वंशवादी राजनीति की मनोवृत्ति से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, मैं कांग्रेस का समापन नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहे। ये कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, धरोहर है, समाप्त नहीं हो। लेकिन आपका वंशवाद ही कांग्रेस के उसको सूप को चलनी बनाने का काम इस वंशवाद ने किया है, जिसमें पानी नहीं टिक सकता है। प्रभात जी, राशिद अल्वी जी ने कहा कि डरे से हमें बीजेपी के कुछ नेता, सच है क्या? फेयरवेल हो रहा है कांग्रेस के प्रधानमंत्री का और कांग्रेस पार्टी का, और इसलिए डरे सहमे वे हो सकते हैं, राशिद अल्वी साहब हो सकते हैं कि अब उनकी सत्ता की जमीन खिसक रही है। हम डरे सहमे नहीं हैं, हम मातृ छाया के गोद में पले हुए लोग हैं और हमें मालूम है कि राष्ट्रवाद के कहां कहां पर किरणें प्रस्फुटित होती हैं। और हमने आज नहीं, डंके की चोट पर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा संबंध वैचारिक संबंध है और हम उसे मातृ संस्था मानते हैं। यह न कहने में नरेंद्र मोदी जी चुनाव के प्रचार के समापन के बाद सबसे पहले कहां गए? अटल जी के पास गए, उसके बाद राजनाथ जी के पास गए, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के पास गए, और लोग वहीं जाते हैं जहां जाना होता है। इसलिए राशिद अल्वी साहब, आप कहां जाते हैं? अगर हम गांधीनगर अहमदाबाद नहीं जाएंगे तो क्या हम 10 जनपद जाएंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि आपका समय नहीं गया? आप 10 जनपद जा के तो आप लोगों ने चौपट कर दिया कांग्रेस को हाशिए पे ला दिया, चाटुकारों की पार्टी बना दी। उसके बाद क्या चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह करे? भारतीय जनता पार्टी अपने ईमान धर्म से काम करती है और जहां पर लगता है वहां से। आप 52, 50, 60 साल से कहते आ रहे हैं कि आपका संघ से क्या संबंध है। हमारा जो संघ से संबंध है वो स्पष्ट है। प्रभात जी, दिक्कत तो यह है ना कि धर्म और ईमान संघ ना बन जाए। सवाल यह है कि जिस सांस्कृतिक एक संगठन की बात हो रही है उसकी एक भूमिका तय की, तभी तो पार्टी अलग बनी। अब ऐसे में अगर मंत्री भी वही डिसाइड करें, वही डिक्टेट करें सब कुछ, तो फिर तो खुलकर बोलना होगा कि सरकार संघ ही चला रहा है। ये सवाल है। ये किसने कहा कि मंत्री वो तय कर रहे हैं? क्या वो चर्चा करने नहीं गए, शाबाशी देने नहीं गए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की? अंदर की बात आपको कैसे पता लग गई? ये मीडिया में जो आप बात कह रही हो, इसका आधार क्या है? हम भी जानना चाहते हैं। हम भी मीडिया से जुड़े रहे हैं। हम आधारहीन बातें नहीं करते हैं। आपको उनकी बातें, आप तो थी नहीं वहां पर, या आज तक वाले थे नहीं वहां पर, कैसे पहुंच गए? ये बातें ही आधारहीन है। वहां क्या बातें हुई होंगी? देश में क्या मंत्री पद ही बहुत बड़ा मामला है? देश जिस दौर से गुजर रहा है, क्या देश के उस दौर पर चर्चा नहीं हुई होगी? मैं ये मानकर चलता हूं कि देश की दिशा क्या हो, देश किस स्थिति में है, उन पर मुद्दों पर विचार हुआ होगा। आपके लिए मंत्री पद बहुत बड़ा लग रहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए न प्रधानमंत्री पद बड़ा है, न मंत्री बड़ा है, उसके लिए देश बड़ा है। फिर भी उसी संघ ने बताया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए नरेंद्र मोदी को। और गुजरात की भी बात हुई। नहीं, गलत जानकारी है। संघ ने नहीं कहा, संघ ने अपनी मंशा जाहिर की। और इसीलिए फिर मैं कह रहा हूं कि आप जो कहना चाह रहे हो हमारे मुंह में मत डालिए। हम अनावश्यक बातों को अपने मुंह में नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है। संघ ने कभी तय नहीं किया। संघ ने यह कहा, आप जो कहेंगे प्रभात जी उसी पर सवाल पूछेंगे। प्रभात जी, आप जो कहेंगे उसी पर सवाल आपसे पूछेंगे, जवाब तो आप ही के मुंह से निकलेगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन जब लौटेंगे तो राकेश जी इस चर्चा को यहां से लिए चलेंगे आगे कि नरेंद्र मोदी और संघ में एक टकराव। राकेश जी, चूंकि ज्यादा साफगोई के साथ इस पर चर्चा हो रही है, इसीलिए आपके पास ये सवाल। क्षेत्रीय हिसाब से और जातीय, इन तमाम बातों को ध्यान रख के ही मंत्री चुने जाए, ये तमाम बातें आ रही हैं। क्या ये सीधे सीधे एक तरह से संघ का हावी हो जाना नहीं कहलाएगा, ईमानदारी से? देखिए, संघ, मैं एक बात बता दूं, मैं ईमानदारी से बता दूं, संघ माइक्रो लेवल पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ये तब करता है जबकि संघ के बाहर के लोग भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं संघ के स्वयंसेवक प्रचारक रह चुके हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, संघ के प्रचारक, लंबे समय तक प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी जी को हम आज भी प्रचारक मान सकते हैं, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। नरेंद्र मोदी का जीवन, या राजनाथ सिंह जी लंबे समय तक संघ के कार्यकर्ता रहे। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध, जो मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, कौतूहल का विषय इसलिए मत बनाइए। यशवंत राव चौहान आपके गृह मंत्री थे, श्री गोलवलकर से लगातार मिलने जाते थे।
सरदार पटेल श्री गुरुजी से संपर्क करते थे, श्री गुरुजी को नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में बुलाया जाता था। यह सब परिवर्तन जो हुआ, इंदिरा गांधी भारत माता का मंदिर उद्घाटन करने गई थी जो संघ ने बनाया था, और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा समय आया जब देश की ऐसी आवश्यकता पड़ी तो ऐसा आरोप लगाया जाता कि संघ ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस विजय हुई और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। देखिए, संघ कई बार ऐसे फैसले करता है जो राजनीति से ऊपर होता है, बाद में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। संघ को कटघरे में खड़ा करके जो कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी बना रही है वही उसके विनाश का कारण बना। आप सकारात्मक राजनीति लेकर चलिए, सकारात्मक नेतृत्व लेकर चलिए, अच्छा विपक्ष होना चाहिए। प्रभात जी भी बोल रहे थे हमें चाहिए कांग्रेस की विपक्ष चाहिए, लेकिन आपने कांग्रेस को विचार शून्य बना दिया। ना नेहरूवाद है, ना इंदिरा गांधीवाद है, आज सिर्फ एक बात है कि मूर्ति पूजा जो कांग्रेस के भीतर है, मूर्ति पूजा। राशिद भाई, ये आपको ही डैमेज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ कभी नहीं चाहेगा कांग्रेस समाप्त हो जाए। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगा, यह चुनाव भारतीय राजनीति का तीसरा महापर्व है। पहला महापर्व 1952 में हुआ था जब पहली बार संसदीय जनतंत्र का चुनाव हुआ, दूसरा 1977 में हुआ जब इंदिरा गांधी की अताताई सत्ता को हटाया गया, और तीसरा महापर्व तब हो रहा है जब महापरिवर्तन की ओर देश बढ़ रहा है। और ये महापर्व जनता के लिए है, सुनामी सेकुलरवादी राजनीतिज्ञों के लिए है जो कि सेकुलरवाद के द्वारा इस देश के विकास को ध्वस्त करते हैं। राशिद जी, आपका जवाब जल्दी से। देखिए, मैं एक बात तो ये कहूंगा कि बहस कांग्रेस पे भी किसी दिन कर लीजिए, उस पर भी बहस करेंगे, लेकिन आज बहस इसी बात पे है कि क्या आरएसएस बीजेपी को डोमिनेट करता है कि नहीं करता। खुद आरएसएस के विचारक आपके सामने कह रहे हैं कि आरएसएस गाइड करता है, आरएसएस फैसले करता है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राकेश जी ये बात मानेंगे, और मैं आज तक से कहूंगा कि आरएसएस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको दिखाएं जिसमें उनके प्रवक्ता ने कहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी से कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। नहीं, देखिए राशिद भाई आप गलत संदेश दे रहे हैं। राम माधव जी ने कहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को देश का मूड बताया, और ये देश का मूड हम 10 जनपद को भी बता सकते हैं, ये देश का मूड हम प्रकाश कारत को बता सकते हैं। कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में, सभी पार्टियां अच्छी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के ऊपर आप सकारात्मक संवाद कीजिए, इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार कीजिए जो सरदार पटेल स्वीकार करते थे, जो जवाहरलाल नेहरू बाद में मरने से पहले नेहरू स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। इसलिए मैं आप जवाहरलाल नेहरू का भाषण पढ़ लीजिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 24 जनवरी 1948 को दिया था। संघ की विचारधारा से क्या अंतर है? एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। राशिद जी, आपका जवाब भी, और प्रभात झा जी आपके पास भी लौटेंगे। जी राशिद जी, जल्दी से एक लाइन में बोल लीजिए। चलिए मैं आपकी बात ही माने लेता हूं कि आपने बीजेपी को यह बताया कि देश ये चाहता है इसलिए नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि आरएसएस फैसले करके भारतीय जनता पार्टी को बताता है, और ये मानने में आपको हर्ज क्या है? मुझे ताज्जुब है जब आपका विचार आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी उस विचार को मानता है, तो ये कहने में हर्ज क्या है कि आरएसएस फैसले करता है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक, ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक पर हमें जाना पड़ेगा। प्रभात झा जी, आपके पास ब्रेक के बाद लौटेंगे। एक जरा सा फर्क दिख रहा है आपकी बातों में और राकेश जी में। बैठकों का दौर चल रहा है और जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है वो ये बताता है कि संघ क्या डोर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सत्ता करीब दिख रही है, और बीजेपी के लिए क्या ये कश्मकश की स्थिति पैदा हो रही है इसकी वजह से। प्रभात झा जी हमारे साथ है, राशिद अल्वी साहब हमारे साथ हैं, खास मेहमान राकेश सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रभात जी, आपके पास आते हुए मुझे पता है आप वही बात कहेंगे कि ना आज तक के रिपोर्टर वहां अंदर बैठे थे उस मीटिंग में, ना आप थी, तो फिर कैसे ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि सिर्फ मौसम पर 3.5 घंटे अमित शाह के साथ, और उससे पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भी संघ प्रमुख से बातचीत की, तो मौसम पर बात नहीं हो रही होगी। तमाम चीजें किस तरह से आगे बढ़े, सरकार बनने की स्थिति में अगर आप आए हैं, राजनाथ सिंह की भूमिका, लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी। क्या एक असहज स्थिति भी इस वक्त बीजेपी में इस बात को लेकर? ईमानदारी से जवाब। देखिए, ईमानदारी से जवाब है, असहज किसकी स्थिति? हम जिस सरकार को लाने के लिए रात दिन एक करते रहे हैं, सारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और देश के विचारधारा से हमारे जितने भी अनुसांगिक क्षेत्र हैं, वो सब लोग एक एक कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया है। क्या हम इसलिए करेंगे? ईमानदारी से क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन जो आप कह रही हैं और आज तक के सूत्र कह रहे हैं, हम उससे वाकिफ नहीं रखते हैं।
देश की परिस्थितियां क्या है, आज देश में क्या होना चाहिए, देश को कहां ले जाना है, देश किन परिस्थितियों में है, देश में क्या क्या होना चाहिए, इन मुद्दों पर विचार के लिए आपस में बातचीत की जाना, और उसके साथ साथ मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये मुद्दे भी उससे जुड़े हुए हैं। देश चलाना है तो मंत्री भी बनाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा, और इसमें छुपने की क्या बात है। अगर इस तरह की चर्चा भी हो रही होगी तो मैं इससे असहज नहीं मानता, इसे समझ से मैं सहज मानता हूं। और इस तरह की चर्चाओं में से ही सारे निर्माण कार्य होते हैं, इस तरह की चर्चाओं से ही देश मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है। और अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए इस तरह के संवाद, इस तरह के मिलना जुलना नितांत आवश्यक है। राजनाथ सिंह जी सुषमा जी के घर गए, सुषमा जी भोपाल में कल उनकी काउंटिंग है, वो इसलिए आई, हमने कह दिया कि नाराज है। वो क्यों नाराज होंगी, कल काउंटिंग की व्यवस्था देखने के लिए आई है, वो विदिशा से चुनाव लड़ रही है, इसलिए इन बातों का जवाब नहीं है। और हम फिर आपसे कह रहे हैं, आज से आपने शुरू किया है, 5 वर्ष तक अब संघ केंद्र बिंदु में आपके रहेगा, और हमें यह कहने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है कि संघ अगर हमें मार्गदर्शन देता है तो संघ से तो मार्गदर्शन जो लोग लेना चाहें, संघ हमको देता है, हम लेने जाते हैं, हम देने नहीं जाते हैं, लेने जाते हैं, और खुद होकर जाते हैं, इसलिए कि हमारी मातृ संस्था है, किसी को गुरेज हो सकता है। सवाल तो पूछा जाएगा ना, साहब कह रहे थे कि अरे प्रभा जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि मार्गदर्शन सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को किस तरह से आगे ले जाना है उसके लिए है, या फिर मंत्रियों के चयन के लिए? सुषमा स्वराज ही काउंटिंग का काम देखने जा रही थी, क्या बाकी लोग नहीं जा रहे थे? होती है तो हर बात पर चर्चा होगी, चर्चा जब होगी तो हर बात पर चर्चा होगी। राकेश जी ने आपको बताया कि संघ की भूमिका क्या है। हाँ। वो संघ के विचारक भी हैं, संघ के विचार को रखते भी हैं, और इसलिए हम विचारधारा के आधार पर एक हैं, लेकिन कार्य की पद्धतियां भी एक हैं, लेकिन अपने अपने लक्ष्य और संगठन अलग अलग होते हैं। इसलिए जो फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम मेजर डिसीजन कोई करेंगे या कोई बात होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि हमें मार्गदर्शन देता है तो हम मानते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है प्रभा जी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, यही पूछ रही हूं मैं, तो तय हो रहा होगा ना कि राजनाथ जी क्या बनेंगे, अमित शाह साहब क्या बनेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को कहां पर किसी तरह से संभाला जाएगा, और आडवाणी जी को, ये तय हो रहा होगा ना? एक बात मैं बता दूं, मैं एक बहुत ऐतिहासिक दृष्टांत देता हूं। श्री बलराज मधोक जो बाद में जनसंघ से निकाले गए, वो श्री गोलवलकर के पास गए। इन इतिहास को जानना चाहिए हम सबको। श्री गोलवलकर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे परिपक्व स्वयंसेवक हैं, आप जाइए, वो फैसला लेंगे। संघ उसी परंपरा से आज जी रहा है। प्रभात जी संघ के स्वयंसेवक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। जो स्वयंसेवक हैं उसकी परिपक्वता पर विश्वास है। जब स्वयंसेवक को किसी बात पर भ्रम होता है या कभी मतांतर होता है तो संघ उस बीच में आता है। जैसे कभी विनोबा भावे के पास इंदिरा गांधी 5 घंटे बैठती थी तो क्या मंत्री कौन बनेगा वो आदेश देने जाती थी। देखिए, संघ का स्वयंसेवक बनकर राशिद अल्वी साहब 1 साल देखें और तब पाएंगे कि सरसंघ चालक का महत्व क्या है, सरकार्यवाह का महत्व क्या है, सुरेश सोनी जी, भैया जी जोशी, दत्तात्रेय होसवाले जी और मोहन भागवत जी का महत्व क्या है। जब आप वहां जाते हैं तो शक्ति केंद्र के पास जाते हैं और ऊर्जा लेकर आते हैं। मंत्री पद मांगने नहीं जाता है। वहां जाने के बाद मंत्री पद मांगने वाला भी संकोच से अपनी बात नहीं कह पाता है। उस संगठन की मर्यादा, उस संगठन के संबंध को इसलिए आप नहीं जान पा रहे हैं कि आज तक उस संगठन को सांप्रदायिक, फांसीवादी, मुसलमानों को कत्ल करने वाले संगठन की आइडियोलॉजी वाला संगठन प्रस्तुत करते रहे। इसी कारण से भारत की जनता ने आज संघ की विचारधारा के श्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वीकार कर दिया। तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम तरह के आरोपों के बावजूद, 2002 का कातिल कहते कहते आप 10 साल से थक गए, हिंद महासागर का कीचड़ कम पड़ गया, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री बना रही है। प्रधानमंत्री जनता ने पहले बनाया, मतदान बाद में हो रहा है। राशिद अल्वी जी, देखिए, मैं कहूंगा, उर्दू का एक शेर है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सीधी बात कहिए कि आरएसएस फैसले करता है, करता रहेगा। बल्कि मुझे आरएसएस के लोग ज्यादा पसंद हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में वो ज्यादा साफ सुथरी बात करते हैं, अपनी विचार से हटते नहीं हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं राकेश जी से भी, कहिए कि आरएसएस आखिरी फैसले करेगा। मंत्री पद आज संघ की प्रशंसा कर रहे हैं राशिद जी, आज इतिहास में ये दिन नोट होगा। देखिए, आज संघ की आप प्रशंसा कर रहे हैं राशिद भाई, आप संघ की विचारधारा की प्रशंसा कीजिए। मैं तो कह रहा था कि संघ की विचारधारा को मानिए। आप
आप जो ट्रैप बिछा रहे हैं, जो जाल बिछा रहे हैं, उसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने परिपक्व हैं, कांग्रेस के इस जाल में नहीं फंसने रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक घटना सुन लीजिए, राशिद भाई, एक घटना सुन लीजिए। आजादी के बाद देश में फूड कैंपेन के लिए संघ की आवश्यकता पड़ी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा संघ की मदद लो। रिपब्लिक डे में जवाहरलाल नेहरू ने संघ को बुलाया। आप संघ की विचारधारा की आलोचना करना बंद कर दीजिए और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ निगोशिएट कीजिए। मैंने कहा तो आप मान लीजिए, निगोशिएट कीजिए। देखिए राशिद जी अपनी बात पूरी कर लें। आरएसएस के लोगों की ये बात मुझे नापसंद है, वो दूसरों को नहीं बोलने देते। बोलिए राशिद। आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी बात करिए। देखिए, आरएसएस डोमिनेट करता, आपकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। आपका हमारा विचारधारा में टकराव है, ना आप हमारी विचारधारा मानने को तैयार, ना हम आपकी मानने को तैयार। लेकिन अभी आपने एक जुमला कहा कि आरएसएस को बदनाम कर दिया है कि एंटी मुसलमान है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपसे बड़े अदब से एक सवाल करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान भिजवा दीजिए। क्या आपने कोई बयान दिया? क्या आपने कहा ऐसे आदमी को बीजेपी से निकाल दो? तगोडिया जी ने कहा वहां गुजरात के अंदर हिंदू इलाके के अंदर मुसलमान घर नहीं खरीद सकता। यही आरएसएस का विचार है। और अगर यह विचार है तो माफ कीजिएगा, देश को तोड़ने वाला विचार है, देश को जोड़ने वाला विचार है। राकेश साहब, आपको ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश ना आरएसएस के अंदर है, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपने बहुत बुनियादी बात कही है और मैं आपको मानता हूं कि उस जिस किसी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया उससे पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। इससे बड़ी प्रताड़ना नहीं होती। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, पार्टी ने तो अलग कर लिया, हिंदू टेररिज्म कह कर 10,000 साल की सांस्कृतिक विरासत को, संघ को गाली देना था, हम स्वीकार करते थे। आप संघ को फासिस्ट कहते रहे, हम समझते रहे कि चलो राजनीतिक विडंबना है। आप संघ को सांप्रदायिक कहते रहे, लेकिन 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति सभ्यता को आपने हिंदू टेररिज्म कह दिया। गूगल सर्च में जाइए, करोड़ों गूगल सर्च मिल जाएगा हिंदू टेररिज्म का, लेकिन एक हिंदू टेररिस्ट आपको नहीं मिलेगा। इस विडंबना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सोनिया गांधी को माफी नहीं मांगना चाहिए? क्या भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? मैं संघ को आप बदनाम कीजिए, संघ को आप फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन कृपया करके इस हिंदू सभ्यता संस्कृति, जो कि भी संस्कृति में विश्वास करता है, जब दुनिया में किसी को कहीं जगह नहीं मिली तो यहां जगह गया। विश्व का दूसरा सबसे पुराना मस्जिद केरल में है। इस संस्कृति को आप हिंदू टेररिज्म कर रहे हैं। एक बार मैं राकेश जी आपके पास वापस आना चाहती हूँ। दरअसल ठीक है, ये तमाम मुद्दे अहम हैं, लेकिन आपने बीच में कहा था कि उस वक्त कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो सक्षम हैं, वो फैसले लेंगे। लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। फर्क नहीं है? देखिए, आज युग बदलता है, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं। जब वाजपेयी जी सनातन पार्टी के नहीं रह सकते, उनकी आयु हो गई। आज अटल जी की जगह पर राजनाथ जी हैं, आज आडवाणी जी की जगह पर नरेंद्र मोदी जी हैं, अरुण जेटली हैं, कल प्रभात जी होंगे। ये तो पीढ़ियां बदलती हैं और नेतृत्व आता है। यही तो परंपरा है कि पीढ़ी कब कौन आएगा यह जनतंत्र में नहीं मालूम होता है, यह तो सिर्फ वंशतंत्र में मालूम होता है कि आने वाला बच्चा हमारा नेता होगा। यहाँ यह नहीं मालूम होगा कि चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी का जो फोटो आपके ही ग्रुप के इंडिया टुडे ने जो दिखाया है, एक संघ के प्रचारक के साथ खड़ा एक स्वाभाविक हंसी हंसता हुआ व्यक्ति, कोई भविष्यवाणी कर सकता था कि पुतली पहना हुआ, गंजी पहना हुआ, गांधीवादी वेशभूषा का वो व्यक्ति देश के शिखर पर पहुंचेगा? यह लोकतंत्र का श्रृंगार है। मैं कहता हूं इस श्रृंगार को आप भी स्वीकार कीजिए। बाजार में जो श्रृंगार के सामान मिलता है किसी एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो मैं कहता हूं लोकतंत्र की दुकान से श्रृंगार को कांग्रेस स्वीकार करे और अपनी को वापस करे। नेहरूवादी विचारधारा रखे, लेकिन विचारधारा तो हो। विचारधारा के नाम पर राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जी की जय, यह विचारधारा नहीं हो सकती है। और पर्सनालिटी कल्ट किसी भी दल के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। संघ इस पर्सनालिटी कल्ट को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ये गड़बड़ कर दिया लास्ट में। बोले आप अचानक में आपने बीजेपी में कह दिया कि पर्सनालिटी और इंडिविजुअल कल्ट पर नहीं। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी ही मुद्दा, वही उम्मीदवार, हर सीट पर वही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बताऊं, मुद्दा भी बीजेपी ने मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ में मार्क्सवाद था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन क्रांति नहीं थी।
संघ के संगठन था, स्वयंसेवक थे, विचारधारा थी, लेकिन एक ज्वार नहीं था। और जिस तरह से लेनिन ने वो ज्वार पैदा किया, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में वो ज्वार पैदा कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी बृहत्तर भारतीय जनता पार्टी बन गई है। इसकी सदस्यों की संख्या मुफान आ गई है। इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा सामाजिक आधार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अर्बन पार्टी होने का, भारतीय जनता पार्टी से हिंदी बेल्ट पार्टी होने का वो जो टैग था समाप्त हो गया है। कांग्रेस को विस्थापित भारतीय जनता पार्टी 2014 में कर चुकी है। मोदी के अलावा लेकिन इस चुनाव में कुछ नहीं था। प्रभात झा जी, एक ब्रेक पर हमें जाना है और इसीलिए चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। प्रभात जी, ये एक पैटर्न देख रही हूं मैं, जब से ये एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके बाद से संघ की तरफ से जितने भी प्रवक्ता थे, राम माधव जी हो, तमाम लोग हों, सबने कहा कि हाँ मोदी जी को योग्य रहे, लेकिन संघ की भूमिका को भी फिर से रीइंफोर्स किया जा रहा है बीजेपी के सामने। क्या ये साफ नहीं बताता है कि वो भी चाहते हैं कि इस जीत में हमारी जो हिस्सेदारी थी, हमारा जो रूट लेवल पर काम था, उसका सम्मान कीजिए, हमारी बात रखिए और हमारी बात चलेगी। देश अच्छे लोग चलाएं, देश के बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में हो, देश बेचने वाले के हाथ में नहीं हो। चाय भले ही बेचे लेकिन देश नहीं बेचे, ऐसे लोगों के हाथ में भारत सौंपने का काम संघ ने किया है। और संघ अपनी पद्धति से काम करता है। संघ के कार्यकर्ताओं ने कभी सामने नहीं आए, उन्होंने देश में जागरण किया जी, डोर टू डोर कैंपेन किया कि राष्ट्र को बचाइए, देश को बचाइए। हाँ। पिछले 10 वर्षों में देश को कहां धकेला गया है, और यह कार्य करना सबसे घोर कठिनतम कार्य है। संघ का कोई प्रवक्ता, संघ का कोई नेता राष्ट्र इसमें भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं बनेगा, अभी कोई मंत्री पद नहीं बनने वाला है। यह समर्पण के भाव से काम करने का परिणाम ही है कि जो आप कहते हैं कि संघ की बात मानते हैं, संघ समर्पण करता है। संघ समर्पण का नाम है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपने को समर्पित करता है, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सवाल इतने जोर शोर से पूछा जा रहा है कि अगर समर्पण ही है तो फिर सत्ता में कौन कहां पर हो, इसको लेकर क्यों परेशानी। और इसके साथ ही आपने कहा कि सत्ता सही हाथों में ही संघ सौंपता है। राशिद अल्वी जी, अंतिम सवाल, शायद अब उसी की इजाजत है वक्त के हिसाब से, आपको दिक्कत किस बात से है? इस बात से कि संघ फैसले ले रहा है, या ये स्वीकार नहीं कर रहे खुलकर बीजेपी वाले कि संघ फैसले ले रहा है? दिक्कत कहां है आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस फैसले ले न ले, बीजेपी अपने फैसले अपने आप ले। हमारा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आरएसएस अगर फैसले लेता है तो छुपाने की क्या जरूरत है? कहिए आरएसएस फैसले लेता है। अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है तो कहिए भारतीय जनता पार्टी लेती है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फैसले आरएसएस लेता है। और यह बात बीजेपी को छुपानी नहीं चाहिए। बीजेपी को कहना चाहिए कि हमारे फैसले आरएसएस लेता। हम कहते हैं हमारे फैसले 10 जनपद लेता है। हमें कहीं इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने विचार है। और मैं आरएसएस से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कांग्रेस की विचारधारा नहीं मालूम है तो देश की आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ के तो देखिए। आप लोगों ने वो लड़ाई नहीं लड़ी, बड़ी माफी के साथ कहूंगा। आप तो देशभक्त तब हुए जब देश आजाद हो गया। लड़ाई तो कांग्रेस के हमारे फोर फादर्स ने लड़ी है, उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आपने तो देशभक्ति का सबक देश की आजादी के बाद सीखा है। इसलिए खुल के कहिए हमारे फैसले आरएसएस करता है, और इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। देश अच्छी तरह जानता है जो लोग अपनी विचारधारा छुपाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके अंदर गड़बड़ है। इसलिए खुल के सामने आइए। अच्छा, हमारी विचारधारा गोई से आप भी बात कर रहे हैं राशिद साहब, और इसका स्वागत होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन के सदस्यों ने खुलकर कहा कि प्रधानमंत्री नहीं 10 जनपद लिया करते थे, से फैसले होते थे। लेकिन प्रभात जी, आपके पास आते हुए सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है। और देश का प्रधानमंत्री एक होता है राशिद अल्वी साहब, देश का प्रधानमंत्री एक होता है। प्रधानमंत्री को राय दी जा सकती है, प्रधानमंत्री को राय दी जा सकती है। पार्टी के कामराज ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस्तीफा ले लिया था। कामराज प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, और जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कामराज प्लान आज भी इतिहास के अंदर याद किया जाता है। वो उदाहरण भी है, और एक ये भी कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ने की बात कर दी। मैं चाहती हूं आप दोनों से एक जल्दी रिएक्शन इस पर हो जाए। प्रभात जी, जल्दी से
पर्दा क्यों? कतई पर्दा नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध क्या हैं, और इसलिए पर्दा उनको जिनको जानकारी नहीं हो, ये सब बातें सब चीजें सबको पता रहती है, इसलिए पर्दा उनको जिनको जानकारी नहीं हो। हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पोषक हैं, और जो इस पोषक में हमारे साथ हैं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, हमारी विचारधारा राष्ट्र को उज्जवल करने की विचारधारा है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का योगदान क्या अपना हिस्सा सत्ता में मांगेगा? राकेश जी, एक बात मैं पहले कह दूं, राशिद भाई बता रहे थे, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन को किसी दलीय सीमाओं में कृपया न बांधिए। जो बात जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा संघ के बारे में, जो पटेल ने नहीं कहा, जो शरीक थे, वो आप मत कहिए। आप इतिहास का ज्ञान कीजिए। एक और छोटी बात मैं कहूँगा, 1919 में भारत में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, द्वैध शासन, डायरकी, और उसके कारण 1922 में जो चुनाव हुआ पूरी व्यवस्था फेल कर गई। वही डायरकी अभी कांग्रेस ने वापस लिया सत्ता के 2 केंद्र बनाकर। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है, सांस्कृतिक संगठन का मतलब झाल मंजीरा बजाने वाला संगठन नहीं होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर जहां सक्रिय सहयोग और हस्तक्षेप की जरूरत हो वहां संघ हस्तक्षेप करता है, लेकिन समाज को, राष्ट्र को संगठित करना इसका मूल और प्राथमिक उद्देश्य। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि सरकार नरेंद्र मोदी चलाएंगे, बीजेपी की सरकार होगी, या फिर संघ के हाथ में बागडोर। बहरहाल अभी इंतजार करना होगा। और अभी तो एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ये तमाम बातें हम करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।